नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन। बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। शिवसेना यूबीटी में टूट की चर्चा हुई तेज, संजय राउत बोले खरीदने की कोशिश हो रही है। उद्धव ठाकरे की बड़ी मुश्किलें, 6-7 सांसदों की स्पीकर से मिलने की तैयारी। भवानीपुर हार के खिलाफ ममता बनर्जी पहुंची कलकत्ता हाईकोर्ट, ममता ने कानूनी लड़ाई शुरू की। G7 में पीएम मोदी बोले समुद्री रास्ते सुरक्षित रहना जरूरी, भारतीय नाविकों ने भी गंवाई जान। नेतन्याहू पर भड़के ट्रंप, लेबनान हमले पर नाराज, बोले मेरे बिना इजराइल बच नहीं पाता। शिवसेना यूबीटी के सांसदों की टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच पार्टी नेता संजय राउत ने एक रहस्यमयी पोस्ट लिखकर दावा किया कि प्रत्येक सांसद को 15 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना साफ तौर पर विरोधी खेमे की ओर था। यह मामला तब और गर्म हो गया जब शिंदे गुट के एक नेता ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि 7 सांसदों और कई विधायक उनके संपर्क में हैं। साथ आने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उधर उद्धव ठाकरे ने हाल ही में सांसदों की बैठक बुलाई थी, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ सांसद ही पहुंचे थे। इसी बात को लेकर अटकलों का बाजार और गर्म हो गया। हालांकि पार्टी नेतृत्व इन खबरों को खारिज कर रहा है। संजय राउत का कहना है कि सभी सांसद पार्टी के साथ हैं। जल्द ही ये बात सबके सामने साफ हो जाएगी। अब सबकी नजर 19 जून और उसके बाद की बैठकों पर है, क्योंकि वहीं से तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसदों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके फोन बंद बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे खुद सांसदों को मनाने में जुटे हैं। वरिष्ठ नेता भी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ सांसद अब भी पहुंच से बाहर बताए जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली में अहम बैठकों की तैयारी शुरू हो गई है। उद्धव गुट ने भी सांसदों की बैठक बुलाई है। दूसरी तरफ एक और बड़ी चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि कुछ सांसद शिंदे गुट से मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है। इसमें शिंदे गुट के बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं। चर्चा यह भी है कि बैठक के बाद सांसद आगे की रणनीति तय करेंगे। वो लोकसभा स्पीकर से मिलकर नए गुट को मान्यता देने की मांग कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ऋतुव्रत बनर्जी ने दावा किया है कि अब 65 विधायक उनके साथ खड़े हैं। यही वजह है कि वो खुद विधायक दल का नेता बता रहे हैं। इसके साथ उन्होंने खुली चुनौती भी दे दी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़े तो फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए। ऋतुव्रत का कहना है कि फ्लोर टेस्ट होते ही सच्चाई सामने आ जाएगी, फिर सभी दावे और आरोप खत्म हो जाएंगे। दरअसल टीएमसी से निकाले जाने के बाद उन्हें विपक्ष का नेता घोषित किया गया है। उस समय 58 विधायकों का समर्थन बताया गया था। अब उनका दावा है ये संख्या बढ़कर 65 हो गई है। इससे टीएमसी के भीतर सियासी खींचतान और बढ़ गई है। ममता बनर्जी ने भवानीपुर चुनाव नतीजों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल ममता बनर्जी भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी, लेकिन अब ममता इस नतीजे को अदालत में चुनौती दे रही हैं। उन्होंने हाईकोर्ट रजिस्ट्री में जरूरी दस्तावेज जमा किए। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सांसद और विधायक उनके साथ पहुंचे थे। ममता कोर्ट में ज्यादा देर नहीं रुकी। याचिका दाखिल करने के बाद वो वापस लौट गई। दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आए थे। इसके बाद बीजेपी ने राज्य में सरकार बनाई, लेकिन चुनावी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। अभी लड़ाई अदालत के दरवाजे तक पहुंच गई है। नीट यूजी री एग्जाम से पहले सरकार ने टेलीग्राम पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी है। ये रोक 22 जून तक लागू रहेगी। इसी दौरान 21 जून को री एग्जाम होना है। सरकार का कहना है यह फैसला परीक्षा की सुरक्षा के लिए है। पेपर लीक और फर्जी संदेशों को रोकना इसका मकसद है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने भी इसकी सिफारिश की थी। एजेंसी को संगठित नकल गिरोह की चिंता थी। इसी के बाद टेलीग्राम की पहुंच सीमित कर दी गई। गूगल ने भी अपने प्ले स्टोर से ऐप हटा दिया है, लेकिन इस फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव ने खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की गलती की सजा करोड़ों यूजर्स को दी गई है, असली दोषियों पर असर नहीं पड़ा है। ड्यूरोव का दावा है कि टेलीग्राम पहले ही कार्रवाई कर रहा था। कई संदिग्ध चैनल हटाए जा रह चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रतिबंध से समस्या खत्म नहीं हुई। कथित लीक की गतिविधियां दूसरे ऐप्स पर चली गईं। टेलीग्राम का कहना है कि वो फर्जीवाड़े के खिलाफ काम कर रहा है, इसलिए पूरे प्लेटफॉर्म पर रोक लगाना गलत फैसला है। पीएम मोदी ने G7 में भरोसे की कमी पर बात की और इस दौरान
ट्रंप से भी मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं है, असली कमी भरोसे की है। फ्रांस में हुई इस बैठक में कई बड़े देश शामिल हुए। भारत के साथ ब्राजील, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया भी मौजूद रहे। विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मोदी ने कहा कि आज भरोसा सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है, लेकिन दुनिया इसी चीज की कमी झेल रही। उन्होंने कहा कि विकास के लिए पुराने सोच से बाहर निकलना होगा, दान देने और लेने वाले रिश्तों से आगे बढ़ना होगा। सभी देशों को बराबरी के आधार पर काम करना चाहिए। मोदी ने ग्लोबल साउथ का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि गरीब और विकासशील देशों को सिर्फ मदद नहीं चाहिए, उन्हें सम्मानजनक साझेदारी चाहिए। इस दौरान मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात हुई। फरवरी 2025 के बाद दोनों नेताओं की ये पहली आमने सामने की मुलाकात थी। वीडियो में दोनों नेताओं को हाथ मिलाते देखा गया। बैठक के दौरान दोनों एक दूसरे के पास बैठे भी नजर आए। G7 में मोदी ने समुद्री रास्तों और नाविकों की सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने पश्चिम एशिया के हालात पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संघर्ष से कई देशों को भारी नुकसान हुआ है। इसका असर सिर्फ इलाके तक सीमित नहीं रहा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। मोदी ने खास तौर पर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ व्यापार बाधित होने से वैश्विक बाजार प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया इस संघर्ष में भारतीय नागरिकों की भी जान गई है, कई परिवारों को इसका दर्द झेलना पड़ा है। इसके बाद मोदी ने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दुनिया को जोड़ने का काम यही लोग करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों की जिम्मेदारी है। उन्हें डर के बिना अपना काम करने देना होगा। मोदी ने कहा कि समुद्री रास्ते हर हाल में खुले रहने चाहिए। वैश्विक व्यापार इन्हीं रास्तों पर टिका हुआ है। दिलचस्प बात यह रही कि भाषण के दौरान ट्रंप उनके बगल में बैठे थे। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ब्रिटेन, यूएई और जापान के नेताओं से बातचीत की। इसके अलावा मिस्र और केन्या के नेताओं से भी मिले। सबसे ज्यादा चर्चा यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की रही। मोदी ने उन्हें अपना भाई बताते हुए तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा कि बातचीत काफी सार्थक रही। दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने पर भी बात हुई। दोनों नेताओं ने रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। मोदी ने यूएई में रह रहे भारतीयों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने भारतीय समुदाय के प्रति सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद मोदी ने ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि पिछले साल भारत ब्रिटेन संबंधों में अच्छी प्रगति हुई, खासकर व्यापार समझौते ने नए अवसर खोले। बातचीत में आगे के सहयोग पर भी चर्चा हुई। दोनों देश आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मेरे बिना इजरायल का अस्तित्व मुश्किल था। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका साथ नहीं होता तो इजरायल नहीं बचता। उन्होंने यहां तक कहा कि उनके बिना भी इजरायल मुश्किल में पड़ जाता। इसके बाद उन्होंने इजरायली पीएम नेतन्याहू को भी निशाने पर लिया और कहा उन्हें अब ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। दरअसल विवाद लेबनान में हुए इजरायली हमलों को लेकर है। ट्रंप इन हमलों से काफी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि जब शांति समझौते की तैयारी चल रही थी तब हमला करना सही फैसला नहीं था। ट्रंप के मुताबिक हमले की खबर सुनकर उन्हें हैरानी हुई, क्योंकि पहले दोनों पक्ष संयम बरतने पर सहमत थे। यही वजह है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। दोनों के रिश्तों में तनाव की चर्चा तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दोनों देशों के प्रस्तावित समझौते में एक विशाल निवेश फंड की योजना शामिल है। इस फंड का आकार $300 अरब बताया जा रहा है। खास बात यह है कि आधे से ज्यादा राशि पहले ही जुटाई जा चुकी है। इस फंड का मकसद ईरान में निवेश बढ़ाना है, साथ ही दोनों देशों को समझौता पूरा करने का आर्थिक कारण देना है। ये कोई मुआवजा सरकारी सहायता योजना नहीं होगी। इसमें सरकारों का पैसा नहीं लगाया जाएगा। इसके बजाय निजी कंपनियां निवेश करेंगी। इनमें अमेरिका, खाड़ी देशों और एशिया की कंपनियां शामिल हैं। निवेश ऊर्जा, परिवहन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में होगा। लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान रहेगा। दरअसल हालिया युद्ध में ईरान को काफी नुकसान हुआ था। कई औद्योगिक और सार्वजनिक ढांचे प्रभावित हुए थे। पहले ईरान ने अमेरिका से $400 अरब मुआवजे की मांग की थी, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद इस नए फंड का विचार सामने आया। इसका नाम पुनर्निर्माण और विकास फंड रखा जा सकता है। ईरान के पास दुनिया के बड़े तेल और गैस भंडार हैं। इसके बावजूद दशकों से विदेशी निवेश बहुत कम रहा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान वैश्विक पूंजी से दूर रहा। अब ये फंड उस स्थिति को बदल सकता है। हालांकि फंड तभी शुरू होगा जब अंतिम समझौता हो जाएगा। प्रस्तावित समझौते के बाद अगले 60 दिनों में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सुबह 9 के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.